नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। इस क्लास में हम अधिकरण कारक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पिछले हमारी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनमें हमने कारक के भेद, कारक क्या होता है, कारक की कितनी विभक्तियाँ होती हैं और कारक के परसर्ग या कारक चिन्हों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में हम अधिकरण कारक को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो समझ लेना कि आप एक सही जगह पर हो। और यहाँ से मैं आपको हिंदी की इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारी ये कारक पूरा फिनिश हो जाएगा तो हम एक सीक्वेंस में हिंदी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति होती है और इसमें जो परसर्ग यानी कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं में, पे, पर। बेसिकली देखा जाए तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, में, पे, पर। अगर आपको किसी वाक्य में पे, पर दिख जाए तो वहाँ पर 99% अधिकरण कारक होता है, ठीक। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती हैं और उन कंडीशन को समझे बिना आप वाक्य को गलत कर देंगे, ठीक है। तो परिभाषा जानते हैं इसकी। जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं और आधार में ही अधिकरण कारक होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छे से समझना। यानी यह कारक, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। यह कारक क्रिया के होने के स्थान व काल को बताता है। क्रिया कहाँ, किस स्थान पर हो रही है और किस समय पर हो रही है, ये उसको बताता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अधिकरण। अधिकरण के दो भेद होते हैं। पहला है कालाधिकरण, जो काल या समय को बताता है। दूसरा है स्थान अधिकरण, जो जगह या स्थान को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर कालाधिकरण के कुछ पॉइंट हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो देखो, काल अधिकरण का मतलब है जहाँ काल को आधार बनाकर कार्य किया जाए, ठीक है। जहाँ समय को आधार लेकर कार्य हो, जैसे मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, महीने, वर्ष, साल, प्रातःकाल, रात, रात्रि, सुबह, शाम, आज, कल, परसों, अभी, अब, जब, कब। ये क्या है? ये हमारे काल को यानी समय को दर्शाते हैं, ठीक है। ये शब्द उदाहरण है, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा है। यानी साल क्या दर्शा रहा है? एक समय को दर्शा रहा है, यानी काल को दर्शा रहे हैं। अगला उदाहरण है, संध्या के समय आपको विश्राम करना चाहिए। किस समय? संध्या के समय। तो इस वाक्य में भी हमारा अधिकरण कारक है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें में, पे, पर नहीं दिख रहा। तभी तो कहा मेरे भाई कि पहले कंडीशन को समझो, नहीं तो आप वाक्य गलत कर दोगे, ठीक है। संध्या के समय आपको विश्राम करना चाहिए, यानी ये काल को बता रहा है ना, संध्या एक समय को बता रहा है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है इसका स्थानाधिकरण। इसका मतलब है जहाँ स्थान को आधार समझकर, स्थान को आधार लेकर कोई कार्य किया जाए। जैसे राम ने रावण को मारा था। कहाँ मारा था? किस स्थान पर मारा था? ये तो आपको भी पता है, कहाँ मारा था? श्रीलंका में। लेकिन यहाँ पर मैप आ गया तो और आपको आसानी होगी कि यहाँ पर मैं शब्द आ गया तो आप इससे समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर अधिकरण कारक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें काल और स्थान होना चाहिए। स्थानाधिकरण में स्थान होना चाहिए और कालाधिकरण में काल होना चाहिए। तो स्थानाधिकरण में यानी राम ने रावण को श्रीलंका में मारा था, ठीक है। मोहन गांव में जा रहा है। मोहन कहाँ जा रहा है? तो मोहन गांव में जा रहा है। उसका आधार क्या है? गांव। आप रजिस्टर पर लिख रहे हैं। इसे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर रजिस्टर आ गया और पर शब्द आ गया, ठीक है। रजिस्टर पर लिख रही हैं, ठीक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया के बैठने का स्थान क्या है? पेड़ है, ठीक है। मैं रेल में बैठकर वैष्णो देवी गया था। यानी मेरा आधार क्या था वैष्णो देवी जाने का? कि रेल में बैठकर गया था, ठीक है। आई होप आपको अधिकरण कारक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी सारी की सारी कंडीशन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगले कारक पर चलते हैं, ठीक है।
अगला कारक है हमारा संबोधन कारक, और ये हमारा लास्ट कारक है, और इसी क्लास में हम कारक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। संबोधन कारक, संबोधन कारक में देखा जाए तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारी विभक्तियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। 7 इसलिए होती हैं, और आप ये कहेंगे कि कारक तो 8 होते हैं, विभक्तियाँ 7 कैसे होती हैं? तो मेरे भाई, आप अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि 7 विभक्तियाँ क्यों होती हैं। ठीक है। संबोधन कारक, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसके परसर्ग चिन्ह होते हैं हे, ए, अरे, हेलो। संबोधन कारक को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे जाएगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला चिन्ह दिखाई दे जाए किसी शब्द के पीछे, तो समझ जाओ कि वहाँ संबोधन कारक है। तो संबोधन का मतलब हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है। संबोधन का मतलब किसी को बुलाना। जैसे यहाँ पर इसकी 2-3 कंडीशन है, उन्हें अच्छे से समझ लो, ये संबोधन कारक कंप्लीट हो जाएगा। जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, स्मरण या याद किया जाए, किसी की स्तुति की जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, तो उसमें संबोधन कारक होता है। पहले इसकी कंडीशन समझते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, तो हमारा संबोधन कारक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, कर्ता ही नहीं होगा तो संबोधन कैसे करेंगे हम? ठीक है। अगर मैं नहीं होता तो आपको कौन पढ़ाता? कोई दूसरा टीचर आता, लेकिन वो भी तो कर्ता होता। कर्ता के संबोधन कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, अतः संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होगी। इसलिए मैंने कहा था कि विभक्तियों की संख्या 7 होती है। क्यों? क्योंकि देखो, संबोधन कोई बुलाता है तो कोई व्यक्ति बुलाता है, यानी कर्ता बुलाता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है संबोधन कारक में शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह। मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपको किसी शब्द के पीछे ये वाला चिन्ह दिख जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर संबोधन कारक है। आपका वाक्य गलत नहीं होगा, आपको आंख बंद करके ही टिक कर देना है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हे राम, मैं पास हो जाऊं, मैं राम जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे राम। यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिख जाएगा। ये चिन्ह दिख गया, आंख बंद करो और टिक लगा दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है अरे इधर आइए, इधर आओ, अरे इधर आओ। मैं किसी से कह रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ, या आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हो कि अरे इधर आ, अरे इधर आ। तो यहाँ पर आप उससे संबोधित कर रहे हो, और यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे जाएगा। तो समझ लेना कि यहाँ पर संबोधन कारक है। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। जब आप किसी को शाबाशी देते हो तो उसमें भी संबोधन कारक होता है। इसकी पहचान की सिर्फ एक ही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके आपको टिक कर देना है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो आप वाक्य गलत कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। तो देखो, एक एग्जाम्पल है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। अगर आपको इतना बड़ा वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप कैसे बताएंगे? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कारक का क्रिया से निकटतम संबंध होता है, तो वही कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया का निकटतम संबंध किससे है? बाण से। और बाण क्या है? एक साधन। और साधन किस में आता है? करण कारक में। तो इस वाक्य में भी हमारा करण कारक ही होगा। वो क्यों होगा? अब इसे देखिए। क्रिया से जिस कारक का निकट संबंध हो, कारक में प्रधानता पहले उसी कारक की होती है। यानी क्रिया से पहले किसका कौन आया है? बाण। बाण क्या? एक साधन। अब बाण से मारा, किसके लिए मारा? वो सीता के लिए मारा, लेकिन सीता तो क्रिया से बहुत दूर है। माध्यम यानी जो जिसके लिए क्रिया की जा रही है वो तो क्रिया से बहुत दूर है, लेकिन क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? बाण के द्वारा। यानी बाण एक साधन है और साधन क्रिया के सबसे निकट है, तो इसमें करण कारक होगा। आई होप आपको कारक में अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी परेशानी का निवारण किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम जो क्लासेज लेंगे वो एकदम शुरुआत से लेंगे, जिससे कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर होता जाए और आपको एक सीक्वेंस में देखो, एक सीक्वेंस में जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को कलेक्ट करने में, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। मैंने ये टॉपिक इसलिए कराया था क्योंकि कारक बहुत जगह यूज होता है, और उसी यूज को करने के लिए मैं आपको ये कारक पढ़ाया हूँ।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।